हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ रहे हैं और आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। आज का जो वीडियो मैं आपके सवालों के आंसर करूंगी। मुझे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, क्योंकि लगभग सारे पेरेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें जो फेस करनी पड़ती हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मैम, हमारे बच्चे की थेरेपी चल रही है, लेकिन हम थेरेपी सेंटर में बाहर बैठते हैं और हमें नहीं पता है कि उसकी क्या थेरेपी हो रही है। तो ये चीज़ मैं कई मायनों में गलत है। तो मैम, ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितने भी अच्छे थेरेपी सेंटर होते हैं उसमें कैमरा होते ही होते हैं, कैमरा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की सेफ्टी के हिसाब से। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की अभी क्या थेरेपी चल रही है। बच्चे के प्लान बनाए जाते हैं, जैसे 2 महीने के लिए बच्चे का एक प्लान बनेगा, उस प्लान को फॉलो किया जाएगा और उस प्लान में जितनी भी चीज़ें होंगी, 8-10 जितनी भी चीज़ें वो आपके बच्चे को सिखा रहे हैं, तो वही चीज़ें आप जब घर पे सिखाओगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये कई तरह से अनसेफ है। ये जो तरीका है ना कि ना तो वो कैमरा लगा रखे, ना वो आपको बता रहे हैं, ये चीज़ कई तरह से अनसेफ है। पहली चीज़ तो जो थेरेपी सेंटर है उसमें ज़्यादातर थेरेपी जो सेंटर है उनमें थेरेपिस्ट थेरेपी नहीं करते हैं बच्चों की, उनके पास ट्रेनर होते हैं, तो ट्रेनर थेरेपी करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि नए ट्रेनर आते रहते हैं, तो जो नए ट्रेनर होते हैं वो गलतियां भी करते हैं, और बच्चे का मामला है तो वो गलती कर रहे हैं, तो आप गलती को देख सकते हैं। अगर कैमरा लगा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया, ये चीज़ तरीका सही नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि हमारे बच्चों को समझ आने में टाइम लगता है। 8 से 10 साल की उम्र में जाकर के ठीक से समझ आती है बच्चे को अपने इन्वायरमेंट की, कि मेरे आसपास की जो चीज़ें मेरे लिए क्या सेफ़ है और क्या अनसेफ है। अगर बच्चे को कुछ लग जाएगी, कोई इंजरी हो जाएगी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। शुरुआत में तो खैर मैं विराज के साथ ही रहती थी, पर धीरे धीरे विराज उन लोगों के साथ घुल मिल गया, तो थेरेपी वो करते थे तो मैं बाहर बैठने लग गई। उस टाइम पर उतना कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा था, ग्रुप एक्टिविटी हो रही थी उस समय पे, तो उसमें 8 से 10 बच्चे थे। तो वो एक एक्टिविटी करा रहे थे बच्चे को। वो क्या कर रहे थे, एक बच्चे को बिठा रहे हैं और वैसे अपने पैर आगे करके बैठ के ऐसे पैर फैला के बैठा है, और बाकी सारे बच्चे उसके पैरों के ऊपर से जंप करेंगे। वैसे घूम घूम के आ रहे थे और जंप कर रहे थे। तो बारी बारी एक एक बच्चा बैठ रहा था। तो वो चीज़ मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों देख रहे थे, तो हम आपस में डिस्कस करें कि अगर ये बच्चा जो नीचे बैठा है, क्योंकि सारे बच्चों में एक जैसा पेशेंस नहीं होता है कि 8-10 बच्चे उसके ऊपर से कूदेंगे तो बैठा ही रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। तो मैंने कहा, अगर इसने गलती से पैर उठा दिया और जो उसके ऊपर से जंप करा उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो वो बच्चा उसके पैरों के ऊपर गिर सकता है। इससे दोनों ही बच्चों को इंजरी हो सकती है। तो फिर मेरे हस्बैंड अंदर गए और उनको बोला जा करके कि ऐसे मत जंप कराओ, या तो ये, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें काफ़ी छोटे भी है कि इनके पैर टूट जाएंगे ऐसे, या तो जो ट्रेनर है उनको बोला कि या तो आप बैठो, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट रख दो कि इसके ऊपर से जंप करना है, क्योंकि आपको टारगेट ही देना है ना बच्चे को, तो टारगेट के लिए कुछ रख दो, लेकिन बच्चों को नहीं बिठाना, बच्चे को इंजरी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके तरीके हमेशा ही पसंद आए या वो हमेशा सही हो। कुछ अगर आप बच्चे की फास्ट रिकवरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेफली, आपके बच्चे की जो थेरेपी है वो होती रहे, तो आप उनको जा कर के बोलिए कि यहाँ पर कैमरा लगाओ, हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की थेरेपी क्या चल रही है। और अगर वो कैमरा नहीं लगवा रहे हैं तो अपना थेरेपी सेंटर चेंज कर लीजिए। ठीक है। अपना थेरेपी सेंटर चेंज कर लीजिए। जितने भी अच्छे थेरेपी सेंटर होते हैं उनमें कैमरा होता ही होता है। ठीक है। और वहाँ पर पेरेंट्स को भी प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर प्लान मिलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ वहाँ कब कैसे कौन, ये सब आपने बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस कराया। तो लैंग्वेज जो होते हैं ना, और ज़्यादातर जिन बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, वो सब प्रैक्टिस से आता है। सब उसका प्रैक्टिस से आया। शुरुआत में वो हर चीज़ को रिपीट करता था, इवन वो अपने नाम को भी रिपीट करता था। जब मैं उसको बोलती थी विराज इधर आओ, वो आ जाता था, उसको पता था कि मुझे बुला रही है, लेकिन मेरे पास आके कहता था विराज इधर आओ। तो ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस से आएंगी, और जो चीज़ें जाएंगी, जो जानी चाहिए, वो भी प्रैक्टिस से ही जाएंगी। तो जैसे यहाँ, तो मैंने बोला यहाँ आओ, मेरे पास आओ। ठीक है। वहाँ वहाँ रखा है पेन, वहाँ रखा है। तो ये चीज़ें जब बार 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 उसके सामने, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा हमसे लग गया था कम्युनिकेट करने, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आई है। कब जाएंगे, शाम को जाएंगे, है ना।
तो ये सब चीज़ें ऐसी आई सर, धीरे धीरे आई, सब कुछ सब धीरे धीरे आया, उसका प्रैक्टिस से आया। ऑटिज्म में सब प्रैक्टिस से ही आता है, जिन बच्चों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने विराज को सवाल पूछना कैसे सिखाया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि उसमें वो पूछ रहा था कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो सवाल पूछना उसको कैसे आया। तो पहले जब उसको सर कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, तो वो क्या करता था, रोने लगता था। जैसे उसको पेंसिल चाहिए, रोते रहेगा रोते रहेगा, तो क्या चाहिए क्या चाहिए पूछते थे, तो बोलता पेंसिल पेंसिल, फिर रोने लग जाता था। तो हम उसको कहते थे कि पेंसिल चाहिए, पेंसिल कहाँ रखा है, पेंसिल। तो हम जैसे उसको बोल रहा है, मैं उसके सामने वो चीज़ें बोलती थी जो उसको बोलनी चाहिए, वो मैं बोल। तो सवाल पूछना बच्चा तभी शुरू करता है जब उसको हमारी बातें अच्छे से समझ आने लगती है। अगर उसको मेरी बात, मेरे आंसर समझ आ रहे, मेरे सवाल जवाब अगर उसको पूरी तरह समझ आने लग जाएंगे, फिर वो खुद भी सवाल करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं चीज़ों की, और तभी ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विराज अनजान लोगों से बात कर पाता है, क्या उनके आंसर करता है। तो हाँ, वो आंसर करता है, लेकिन बहुत देर तक बात नहीं करता है। जैसे उससे आके पूछेगा कोई कि आपका नाम क्या है, नाम बता देता है, पापा का नाम बता देता है, गांव का नाम बता देगा, कौन सी क्लास में पढ़ता है ये बता देगा, लेकिन बस। लेकिन वो पर्सनल जैसे सवाल होते हैं ना, वो उस तरह के सवाल ना तो सवाल करता है किसी से, और ना ही आंसर करता है। जैसे सोशली हम जैसे एक्टिव होते हैं, वो सोशली उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें उसको पता है। और अच्छी बात है कि वो सबको जानता भी है। जैसे हम लोग डेली पार्क में जाते हैं और एक बच्चा आता है, वो अपनी दादी के साथ ही आता है। तो कल वो बच्चा जब आया तो उसको, उसकी दादी को देख के विराज बोला दादी आ गई, दादी आ गई, उसको देख के बोल रहा है। तो वो रुक गई और उससे आगे बोले अच्छा आपका नाम क्या है। तो अपना नाम बताया। तो उसने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप। तो उसने वो भी बताया कि मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम भी बताया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बात कर पाता है। उससे ज़्यादा उसको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि बच्चे और भी कुछ पूछ लेते हैं सामने वाले से, पर्सनल चीज़ें किसी से कुछ पूछ लेते हैं, तो वो सब नहीं आता उसको। सिर्फ वो बेसिक चीज़ें जानता है और बेसिक ही बातें वो कर पाता है। तो हाँ, अनजान लोग अगर उससे आके कुछ पूछेंगे तो वो बता देता है जितना उसको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विराज नर्सरी स्कूल में गया है। जी नहीं, वो नर्सरी स्कूल में नहीं गया। हमने उसको प्ले स्कूल में डाला था, लेकिन वहाँ पर उसकी थोड़ी सी शिकायतें आई, फिर हमने उसको स्पेशल में डाला। और उसके बाद वो जिस स्कूल में अभी पढ़ रहा है उसमें वो सीधा फर्स्ट क्लास में गया, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी। कोविड की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाया था, तो वो ऑलरेडी 5.5 साल का हो चुका था। तो स्कूल वालों ने बोला कि बड़ा है आपका बच्चा, तो इसको हम फर्स्ट में डालेंगे। हालांकि हमें भी बड़ा ऐसा लगा था कि कैसे सर्वाइव करेगा, बट ठीक है। पिछले साल फर्स्ट में था, तो इस साल फिर से हमने उसको फर्स्ट में ही कराया है। पिछले साल वो नहीं चल पाया था, इस साल वो अच्छा चल रहा है। तो अभी तो नर्सरी स्कूल में नहीं गया, बस वो सीधा फर्स्ट में गया। एक सवाल आया कि मैंने हिंदी की मात्राएं विराज को कैसे सिखाई। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना सर, जैसे मतलब मैं आज आ की मात्रा उसको सिखा रही हूँ, तो आज मैं उसको जैसे हर अक्षर के पीछे मैं उसको आ की मात्रा लगा के दिखाऊंगी। जैसे मैंने क लिखा, आ की मात्रा, म लिखा, आ की मात्रा, और फिर उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा मैं उसको वो भी बताती हूँ। तो जब तक उसको एक चीज़ की पहचान अच्छे से नहीं हो जाती है, तब तक मैं उसको दूसरी चीज़ नहीं बताती हूँ। तो जैसे अगर क पे आ की मात्रा लगी, का बन गया, उससे लिखवा के प्रैक्टिस कराती हूँ, बोल के नहीं बताती, क्योंकि बोल के वो उतना ध्यान नहीं देता अभी भी। अगर लिखवाती हूँ फिर वो पूरा ध्यान देता है। तो उसको ऐसे बताती हूँ कि ये हो गया क, आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, का बन गया। म, आ की मात्रा क्या बन गया, माँ बन गया। तो उसको जैसे हम 12 खड़ी पढ़ाते हैं ना, तो वैसे पढ़ाती हूँ मैं उसको। एक मात्रा को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और फिर जैसे ये का हो गया, तो अब इससे जो भी शब्द बनेगा फिर वो बना के दिखा। जैसे का है तो ज ल, काजल। तो ऐसे ही मैं उसको पहले एक शब्द का उच्चारण सिखाती हूँ, और कोई मात्रा है उसका उच्चारण भी सिखाती हूँ, और फिर उससे शब्द बना के दिखाती हूँ। जब तक उसको अच्छे से उसकी पहचान नहीं हो जाती है, फिर उसके बाद मैं जो है, जब की पहचान हो गई, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो मात्रा है वो सिखाती हूँ। तो मैंने सारी ही मात्राएं उसको बहुत डिटेल में सिखाई है। जैसे हम 12 खड़ी सिखाते हैं, तो हिंदी मैंने उसको ऐसे ही सिखाई है। लिखना भी सिखाया, पढ़ना भी सिखाया, और ज़्यादातर चीज़ें मैं विराज को हर चीज़ में लिखवा के प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि जब मैं लिखवाती हूँ ना चीज़ें, तो वो पूरा ध्यान देता है। अगर बोल के बताती हूँ, पढ़, जैसे बोलती हूँ कि पढ़ लो ये चीज़, तो उतना ध्यान नहीं देता है वो। अगर लिखवाऊंगी तो लिखते टाइम पूरा ध्यान देता है। तो और इससे अच्छा भी होता है कि इसकी राइटिंग में भी सुधार होता है। अगर वो नहीं लिखता तो मैं लिख देती हूँ। जैसे मैं टेबल जब विराज को लर्न कराती थी, तो वो लिखना नहीं चाहता था, तो मैं उसको बोलती थी तुम बोलो मैं लिखूंगी। तो मैं उसको बोलती 2 1 जा 2, और मैं फटाफट लिखती थी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था, उसको वो काम हल्का लगता था। कई बार मैं उसको बोलती थी कि तुम लिखोगे मैं बोलूंगी।
तो इस तरह से जो है वो जल्दी सीखता है। तो मात्राएं मैंने ऐसे ही सिखाई है, क्योंकि हिंदी में उसको भी थोड़ा टाइम लगा है। इंग्लिश के बजाय विराज को हिंदी में ज़्यादा टाइम लगा है, लिखना सीखने में भी और याद करने में भी। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विराज को इमोशन की समझ है? हाँ जी मैम, उसको इमोशन की समझ तो है, लेकिन उसको रिएक्ट कैसे करना उसको अभी भी अच्छे से नहीं पता है। घर वालों का उसको पता है ना। घर में अगर जैसे मैं भी कई बार ऐसे उदास हो गई या जानबूझ के उसके सामने ऐसे हैं करके रोने लग जाती हूँ, तो वो बहुत मतलब ऐसे हो जाता है, नहीं मम्मा नहीं मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा रोना नहीं है मम्मा। उसको ये भी पता है कि अब ये मजाक में रो रही है, अब ये सीरियस रो रही है, तो उसको ये भी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन बाहर ऐसा होता है कि कोई उसको ना मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई रोता है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसको ना उससे वो होता है कि चुप हो जाए किसी तरह से, तो उससे वो सहन नहीं होता एक तरह से। तो कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी तरह ही रोने लगता है जाके उसके पास में, तो उसको नहीं समझ आता है। अगर कोई बच्चा बहुत देर तक रो रहा है तो वो खुद भी रोना शुरू कर देता है। तो किसी से कैसे डील करना है, मतलब एक इंसान को पता होता है कि भैया मेरा अपना थोड़ी ना है, उसके पेरेंट्स साथ में तो हम थोड़ी ना रोएंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन उसको ये चीज़ें नहीं समझ आती है कि मतलब अगर कोई रो रहा है तो वो रोने लगता है, कोई चिल्लाता है तो कई बार वो भी चिल्लाने लगता है। तो वो चीज़ें उसको कम समझ आती है। जैसे कोई बच्चा गुस्से में है, चिल्ला रहा है, तो वो उसी की तरह एक्टिंग करने लगता है, जाकर के उसी की नकल करने लगता है। तो ये चीज़ें उसको नहीं, उसको मतलब पब्लिक डीलिंग में उसको अभी भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। उसको मतलब पता नहीं कि मुझे हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, उसको अभी ये नहीं पता। उसको लगता है कि जो कोई जैसे करा या तो ये चुप हो जाए, नहीं तो फिर वो वैसे ही करने लग जाता है। तो हाँ, उसको ये चीज़ इमोशन की समझ तो है, बट रिएक्ट कैसे करना है, कैसे डील करना है उस चीज़ से, नहीं, अभी उसको ये चीज़ अभी अच्छे से नहीं पता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या विराज साइकिल चला लेता है? मैम, साइकिल वो चला लेता है, लेकिन साइड व्हील जिस पे लगे होते हैं, बैलेंसर लगे होते हैं, वो साइकिल वो पहले से ही चला लेता है। बहुत छोटा था तब भी चला लेता था, लेकिन बिना साइड व्हील की साइकिल वो नहीं चला पाता है अभी तक। उसको बैलेंस बनाना अभी तक नहीं आता है, लेकिन हमने उसको ज़्यादा सिखाया भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बहुत सिखाया वो नहीं सीख पा रहा, वो सीख जाएगा जल्दी। लेकिन अभी जो, क्योंकि साइकिल है, पहले उसकी जब वो छोटा था तब उसकी साइकिल थी, छोटे वाली साइकिल थी, और अभी क्या है कि वो साइकिल तो पुरानी हो गई। तो अभी जो साइकिल है वो बड़ी साइकिल है, वो मेरी बेटी की साइकिल है, तो उसमें उसके पैर नीचे नहीं लगते हैं, तो थोड़ा सा वो डरता है। हाँ, साथ में रहते हैं तो चला लेता है, लेकिन साथ में रहना पड़ता है। इंडिपेंडेंटली वो अभी साइकिल चलाना नहीं सीखा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे को स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को बहुत सारे बिहेवियर के प्रॉब्लम है। तो मैम, वो चीज़ धीरे धीरे ठीक होगी, वो एक दिन में तो नहीं जाएगी। और स्कूल को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चे को थोड़ा समय दे एडजस्ट होने के लिए। तो आप बच्चे की प्लीज़ पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें घर पे, मतलब मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। जो उसका सिलेबस है, मतलब घर पे कोशिश करें कि उसको आप अच्छे से पढ़ाएं। तो स्कूल में क्या है, वो धीरे धीरे मैनेज कर पाएगा। अगर प्रॉब्लम, मतलब आप ये देखिए प्रॉब्लम आ कैसे रही है, उसको बैठने में प्रॉब्लम आ रही है या वो दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा बच्चे पे। तो पहले आप ये देखिए इसको प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है, बैठने में आ रही है, या वो कुछ और तरह से तंग कर रहा है, या वो ढंग से खा पी नहीं रहा है। स्कूल में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती है स्कूल में भी। तो आप ये देखिए कि प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है उसको, तो फिर उस हिसाब से बच्चे पे काम किया जाएगा। मान लो अगर बच्चे को खुद से खाना पीना नहीं आ रहा है, तो उसको घर पे खाना पीना सिखाना पड़ेगा। अगर उसको बैठने की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सिटिंग की एक्टिविटी आपको करानी पड़ेगी। तो इसी तरह से काम होता है, और बच्चा धीरे धीरे स्कूल के माहौल में जो है घुलता मिलता है। समय तो उसको लगेगा, विराज तो अभी तक जा करके बैठने लगा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या ये बच्चे कभी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं? तो मैम, दुनिया में आने के बाद कोई भी नॉर्मल लाइफ नहीं जीता है, मुझे ऐसा लगता है। जब तक इंसान जीता है कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ भी बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं है कि उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन पे बहुत मेहनत है। बस यहाँ ये है कि ऑटिज़म होता है तो ये एक नई चीज़ होती है, और मतलब यहाँ पर और ज़्यादा मेहनत है। नहीं तो एक नॉर्मल बच्चे पर भी मेहनत है। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल जिनके बच्चे बिल्कुल ठीक है उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल है। हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह के स्ट्रगल है। लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ का मतलब यही होता है कि पढ़ लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, तो बाकी सब ने जैसी लाइफ जी है तो वो भी वैसी ही लाइफ जी रहा है। मैम, एक चीज़ थोड़ा सा हमेशा याद रखें कि हम भी हज़ारों सालों के लिए इधर नहीं आए हैं, ठीक है। जब तक हैं हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। एक दिन ऐसा भी होगा जब हम नहीं होंगे और हमें उनको इंडिपेंडेंट करके जाना है। हमें उनको इतना सिखा के जाना है कि वो अपना ध्यान रख सके, ठीक है। एवरेज कितना जीता है आज के टाइम में आदमी? 60 से 70 साल जीता है, ठीक है। तो लगा लो अपना हिसाब, आपकी कितनी उम्र है, ठीक है।
तो इतना ज़्यादा मत सोचो कि आगे क्या होगा, शादी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा। हम अपना बेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और अपने आप को भी मत भूले, क्योंकि बहुत सारे जो मदर्स हैं वो इतनी डिप्रेशन में हैं। मुझे उनकी बातें ही, मैं उनके मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब मदर अपने बच्चे पे काम शुरू करती है ना, तो पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करती है, क्योंकि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे उस समय पे बहुत काम किया। एक छोटी सी सलाह आप लोगों के लिए, जो चीज़ मैंने अपनाई थी शुरुआती टाइम में, क्योंकि मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था। मेरा तो 24 घंटे सर बंधा रहता था, मैं बहुत सर में दर्द रहता था, क्योंकि सोचती बहुत ज़्यादा थी। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि पहले मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा। लोगों के कहने से तो कुछ नहीं होता, लोगों के कहने से क्या बदलता है। कुछ 2-4 टिप्स आप लोगों के लिए। पहली चीज़ ये है कि अपने आप को एक पॉजिटिव माहौल में रखिए। जब शुरुआत थी तब मैं बहुत परेशान थी, तो जो स्पीच थेरेपिस्ट थी उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। मैं कहती मैम इसका क्या होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मॉडलिंग में आया है, 19 साल का लड़का है, 2019 की बात है जब विराज का ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था। तभी एक लड़का मॉडलिंग में आया था, दिल्ली का वो लड़का है। और आप सर्च करना और उस लड़के के बारे में, माइल्ड ऑटिज्म वाला है और अभी मॉडल बना है, और बहुत ही सही लड़का है, समझदार लड़का है। फिर मैंने सर्च करके देखा और मुझे दिखा वो, और मुझे बड़ी हैरानी हुई। बहुत ही सुंदर बच्चा, और उनकी जो मदर हैं बहुत ही पॉजिटिव वुमेन मुझे लगी। मैंने उनको सुना अच्छे से। फिर मैंने और 2-4 ऐसे बच्चे देखे जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरह से सफल हुए हैं। तो मैं क्या करती, तो मुझे जब भी कभी बहुत टेंशन होती तो मैं उनको ही देखती थी, मैं उनकी वीडियो देखती थी। मैंने नेगेटिव चीज़ें देखना बंद कर दिया। मेरे आसपास जो लोग थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई ऐसी कुछ चीज़ बोल देता है जिससे आपको बहुत हर्ट होता है। फिर आप उस इंसान को तो कुछ नहीं कहते हो, लेकिन अपने आप उस चीज़ से आप दुखी होते रहते हो, सोचते रहते हो। फिर वो दुख आपका गुस्से में बदल जाता है, और फिर वो गुस्सा आपके बच्चे पर उतरेगा या फिर घर में किसी और के ऊपर उतरेगा। तो उससे क्या है ना, वो बड़ा गंदा माहौल हो जाता है, बड़ा आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है, और वो चीज़ स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना ली, और मैंने अपने बच्चे पर काम करना शुरू किया। मुझे लगा मैं इनकी बकवास सुनती रहूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब होता रहेगा। वैसे ही उस टाइम फिर कोविड था, कोविड के टाइम आ गया था फिर। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे मैं लिस्ट बनाती थी कि हाँ मुझे ये चीज़ सिखानी है, ये चीज़ सिखानी है, ये चीज़ सिखानी है, और फिर मैं उसके लिए अलग अलग आइडिये खोजती रहती थी कि कैसे सिखाऊंगी। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि 17 से 18 साल की उम्र तक जाते जाते ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के आसपास आ जाते हैं, जो माइल्ड और मॉडरेट वाले बच्चे होते हैं। तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या मैंने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसकी शादी हुई हो और जिसे ऑटिज्म है, जी हाँ, मैंने देखा है ऐसा इंसान जिसकी शादी हुई है और बच्चे भी हैं, लेकिन उनके जो पार्टनर है वो नॉर्मल है, ठीक है, जो पार्टनर है वो ठीक है। तो जो स्ट्रगल है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो रहता है ऑटिज्म वाले इंसान में। देखो, आप देखोगे भी, आप बड़ों को भी देखोगे, थोड़ा बहुत तो रहता है। पहले अपने आप को नेगेटिव माहौल से दूर करिए। फिर मैंने मेडिटेशन भी शुरू किया था उसी टाइम पर, क्योंकि मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। तो मेडिटेशन से मुझे बहुत हेल्प मिली। तो जो लेडीज़ अभी बहुत बहुत मतलब डिप्रेशन में है, उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, आप लोग पहले मेडिटेशन करें। मेडिटेशन क्या होता है ना कि आपके मन की स्थिति को थोड़ा सा बदल देता है, और आप चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली देख पाते हो। तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अच्छी चीज़ें देखिए, ऐसे बच्चों को देखिए जो ठीक हो रहे हैं, जो ऐसी मदर्स को सुनिए जो जिनको सुन के आपको ये लगता है कि हाँ मेरा बच्चा भी, अगर मैं ऐसे काम करूँगी तो मेरा बच्चा भी ठीक हो सकता है। तो पॉजिटिव माहौल में रहिए, पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे तो देखिए फिर आपके बच्चे पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके।